नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारा कार्यक्रम है कविता के बहाने। और कविता के बहाने में आप जानते हैं, हम किसी कवि साहित्यकार को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं, जिनसे हम उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व के बारे में बातचीत करते हैं। ये आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज थोड़ी देर में हमारे बीच में आएंगे सुपरिचित कवि साहित्यकार प्रोफेसर पवन माथुर। उनसे हम बातचीत करेंगे और बीच बीच में हम उनकी कविताएं भी उनसे सुनेंगे। आइए सबसे पहले जो आज के हमारे विशेष अतिथि है प्रोफेसर पवन माथुर, उनको इस मंच के साथ जोड़ते हैं और उसके बाद विधिवत रूप से आज का कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं। आइए जोड़ते हैं पवन माथुर को। नमस्कार पवन नमस्कार जी। रैना जी, नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए, कब से चलिए। हम आपके साथ ये कार्यक्रम प्लान कर रहे थे। आज हाँ, देखिए, कहते कहते हैं ना कि एक कार्य का अच्छा अपना समय होता है। जी समय जी पर जी ही हर एक कार्य होता है। तो जी जी। बहुत अच्छा आप लग रहा है। मैं अपने मित्रों, जी मुझे जी, भी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मुझे भी बहुत प्रसन्नता है आपके इस मंच पर आने के लिए। और ये जो टाइटल है, कविता के बहाने, आप क्या क्या पूछेंगे? नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं पूछूंगा, मैं आपसे सुनूंगा। अब क्या क्या अच्छा, सुनाएंगे, इसके लिए हमारे मित्र अब जुड़ने शुरू हो गए। राम दुलारी शर्मा जी, आप चलिए। जानते हैं, अशोकनगर, जी। मध्य हाँ प्रदेश हाँ, की है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत हमारे बहुत अच्छी बिल्कुल। कवियत्री है। जी जी जी। अरे, हमारा घर है वो तो अशोकनगर। जी, मैं समझता हूँ, माथुर जी। साहब की जन्मस्थली है वो। बहुत बढ़िया, जन्मस्थली बहुत है। अच्छा। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो आपका जी स्वागत है पवन जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जी। अनिता पाटनी जी अमेरिका से जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे देखिए, वाह। मैंने कहा ना कि हमारे मित्र जो ये तो हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। तो मैं जी मित्रों को जी बताना जी। चाहूंगा, आज हमारे बीच में प्रोफेसर पवन माथुर हैं, जो कवि और साहित्यकार हैं। लेकिन मैं उनका पहले संक्षिप्त सा परिचय देना चाहूंगा, बाद में बातचीत में हम आपके बारे में जानेंगे और आपकी आज बहुत जी, सारी कविताएं भी सुनेंगे। आप जरूर। रसायन शास्त्र में एमएससी है और डॉक्टरेट है, पीएचडी है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय में आप रसायन शास्त्र का सब्जेक्ट पढ़ाते थे। और आपने अमेरिका में कुछ शोध कार्य भी किया है, उसके बारे में भी आप हमको बता देंगे। आप कविता और साहित्य में बहुत ही रुचि रखते हैं और ये आपको विरासत में मिला है, सबसे बड़ी बात यह है। अब विरासत जी में जी कैसे मिला है, जैसे हमारे मित्र जानते हैं, आपके पिताश्री गिरजा कुमार माथुर जी बहुत बड़े साहित्यकार थे, बहुत बड़े कवि थे। और शकुंत जी माथुर जी आपकी माताश्री थी, जिनसे आपने ये विरासत में लिया। तो ये जी। बहुत अच्छी बात है अपने आप में। और आपका 1971 में मुट्ठियों में बंद आकार, ये साझा काव्य संग्रह था आपका, जो हाँ, साझा काव्य प्रकाशित हुआ संग्रह, साझा। है ना? जी तो कहानी संग्रह आपका समीकरण भी प्रकाशित हो चुका है। इस तरह जी से जी आपका जो कार्य रहा है साहित्य में, उसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन जी। जो हाँ एक प्रमुख कार्य आपने किया है, जिसके लिए हम आपको साधुवाद दे रहे हैं, आपने गिरजा कुमार माथुर जी के काव्य पर 2 संग्रह का संपादन भी किया है। ये बहुत जी हाँ पुण्य का काम आपने किया है। बहुत जी अच्छा जी कार्य है आपका ये। और रसायन शास्त्र पर आपके लेख भी प्रकाशित होते रहे हैं, काफी जी। चर्चा में रहे हैं। ये तो संक्षिप्त सा परिचय है आपके बारे में। लेकिन सबसे पहले अब ये बताना चाहूंगा, अनीता रश्मि जी हमारे साथ जुड़ गई, भारत दास जी अरे हमारे वाह। साथ जुड़ गए, जो हमारा कार्यक्रम नमस्कार देख रहे हैं। अनीता जी। मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी। शुरुआत में जैसे आपने अशोक नगर का जिक्र छेड़ा अभी, वो तो आपका हम्म। घर है। तो घर है। अशोक नगर मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। जी तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी अब हाँ जी हाँ तो जी। अपने बचपन के दिन याद करिए। और अशोकनगर, आपकी पैदाइश तो बाहर ही हुई होगी, अशोकनगर से बाहर? हाँ 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 हाँ।
नहीं, मेरा जन्म तो अशोकनगर में नहीं हुआ, वो पिता की जन्मस्थली है, इसलिए मेरा जी घर जी। है। और मेरी माँ दिल्ली से ब्याह कर सन 40 में अपनी मर्जी से ब्याह करके इतनी दूर छोटे से गांव अशोकनगर गई थी, इसलिए भी मेरा ये घर है। तो क्या उस बात नाते है। मैंने आपसे कहा, हाँ, मेरा जन्म तो वैसे दिल्ली है, और चूंकि मेरे पिताजी बहुत पहले ही अशोकनगर से बाहर आ गए थे, तो अशोकनगर हम लोग छुट्टियों में या कभी कभी जहां पर जब ऐसा होता था कि मौका लगता था कि हम लोग सब साथ जा सके, तो हम लोग जाते थे और अशोकनगर रुकते थे, 1 डेढ़ महीना रुकते थे। और उस वहाँ के जो खेत खलिहान और जो वहाँ की जो वातावरण है, उसकी सुगंध जो है, उसको हम अपने साथ वापस लेके आते थे। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, पिताजी के साथ और माता जी के साथ जब जब आप वहाँ अशोकनगर गए हैं, तो जी। क्या विशेष लगा आपको? देखिए ना, नहीं, देखिए हम। वो जी। जमाना बिल्कुल अलग था। मैं बात कर रहा हूँ लगभग 55-56 की। पिताजी जब भोपाल रेडियो स्टेशन को स्थापित कर रहे थे उस वक्त, लखनऊ से ट्रांसफर होके वे भोपाल गए थे, 55 54 55 56। उन दिनों में हम कई बार जो है हम जो है अशोकनगर गए, क्योंकि भोपाल से काफी पास ही था। लेकिन अशोकनगर जाने के लिए 2 गाड़ियां बदलनी पड़ती थी, आज भी बदलनी पड़ रही हैं। तब अच्छा। एक छोटी लाइन जाती थी, बीना से एक छोटी लाइन पकड़ के हम लोग जाया करते थे, और उस गाड़ी के अंदर तमाम जो गांव के, जो आसपास के गांव के सब लोग थे, वो सब उसमें बैठे रहते थे, उन्हीं के साथ हम लोगों को भी जाना होता था। तो एक एक पूरा एक ऐसा परिदृश्य था गांव का, जिसने कि हमारे भीतर हमें एक तरह से एक नया घर सा दिया। जब हम वहां पहुंचते थे तो हमारी दादी जो थी, वो उस जमाने के अंदर लकड़ी के चूल्हे, उसमें लकड़ी के साथ ही चूल्हा होता था, और उनके चौके में हम लोग पैर रख नहीं सकते थे। तो ये सब चीजें उस जमाने की थी। धीरे धीरे हम लोग जो है जैसे जैसे अपने कार्यों में और बड़े होते गए और पढ़ाई लिखाई में इधर उधर व्यस्त होने लगे, तो जाना धीरे धीरे कम होता चला गया। लेकिन वो जो एक इनिशियल जो एक इम्पीटस है हमको, जो गांव में रहने का, गांव के वातावरण को जो एक एक तरह से सहेजने का अपने मन में, वो जरूर आज भी बरकरार है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये बताइए कि पूरी आपकी शिक्षा दीक्षा तो बाहर ही हुई है, मतलब हाँ, क्योंकि मुख्य। क्योंकि ऐसा हुआ ना कि पिताजी जो है वो लगातार ट्रांसफर पे रहे। 3 साल के बाद या 3.5 4 साल के बाद रेडियो का नियम था, आप तो खुद भी रेडियो में रहे हैं, न जी जी। जाने तब, लेकिन उनको वो देखिए लखनऊ में थे, उसके बाद भोपाल गए, भोपाल में 57 के बाद वहां से फिर इलाहाबाद स्टेशन पे पोस्ट हो गए, वहां वे डायरेक्टर थे। उस जमाने के अंदर जो है तमाम साहित्यकार जो थे और साहित्य संबंधी जो उस जमाने का जो प्रयाग था, जो इलाहाबाद था, वो मतलब उस जमाने की सबसे रिच एक तरह से टाइम था वो साहित्य का। भारती जी थे, विजय देव नारायण शाही थे, जगदीश गुप्त थे, और तमाम बड़े अच्छा। बड़े लोग थे। तो लेकिन हम लोगों पर उसका बड़ा आंशिक असर पड़ता था, क्योंकि वो सब पिताजी के से मिलने या बातचीत करने आते थे, और लंबी बातों का दौर होता था, उसके हम लोग जरूर गवाह हैं। लेकिन हम उन ये नहीं कह सकते कि हम उनसे रूबरू होते थे एक तरह से, क्योंकि हम लोग तब बहुत छोटे थे। इलाहाबाद के बाद उनका ट्रांसफर जो है दिल्ली हुआ, और दिल्ली से कुछ ही देर के बाद फिर कटक वापस ट्रांसफर हो गया। अब बताइए, उड़ीसा पहुंच गए, उड़ीसा से हम्म। लौटे तो जलंधर ट्रांसफर हो गया, और फाइनली दिल्ली में आए। तो आप ये देखिए कि मेरी शिक्षा तो कम से कम जो है 7 8 जगहों पर धीरे धीरे हुई है क्या बात है, क्या बात फाइनली। है, बहुत। जी जी जी। लेकिन दिल्ली में आने के बाद थोड़ा एक लंबे दौर में हम लोग, जब तक वे वहां से सेवानिवृत्त नहीं हुए, वे रहे। और हम मेरी जो जो उच्च शिक्षा है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में ही हुई, यहीं से ऑनर्स
ऑनर्स के बाद फिर अपना एमएससी, फिर पीएचडी, और फिर मैं पोस्ट डॉक्टरल के लिए प्रिंसटन चला गया। लौटने के बाद आकर फिर वापस अपने डिपार्टमेंट में ही आया, किसी कॉलेज में नहीं। और मेरे जो स्वयं जो मेरे टीचर्स थे वही मेरे कोलीग्स हो गए एक टाइम के अंदर। क्या तो बात वो है, एक क्या बात बड़ा है। ही एक रोचक एक मेरी जर्नी थी शिक्षा को लेकर एक तरह से। वैसे और वैसे वहीं ये देखा जी जाता जी है पवन जी कि गिरजा कुमार माथुर जी के सानिध्य में आप हमेशा रहते थे, उसी वातावरण में। और माता श्री शकुन माथुर जी भी अपने आप में जी बहुत हाँ। बड़ी साहित्यकार थी। तो उस वातावरण में कैसे ये चयन हुआ कि अब आप रसायन शास्त्र में पढ़ाई करेंगे, उसमें एमएससी करेंगे, डॉक्टरेट करेंगे? आपको तो पूरा हिंदी साहित्य में, लिटरेचर में आना चाहिए था। तो ये क्या ठीक है। आपकी रुचि रुचि थी, या परिवार की ओर से कोई प्रेशर था कि नहीं आप अलग लीग से हटकर चलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे बड़े भाई अशोक माथुर जी, वो बॉम्बे आईआईटी से इंजीनियरिंग कर रहे थे, और मैं तब छोटा था। जब मैं विश्वविद्यालय में मैंने पैर रखा तब वे वहां से इंजीनियरिंग करके वापस आ गए थे। लेकिन ये सवाल नहीं है, हमारे माता पिता दोनों ही कविता और साहित्य में इतने डूबे हुए थे कि उनको हमें कोई इस तरह का दबाव या गाइडेंस देने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, और न उन्होंने कभी उसमें हस्तक्षेप किया। जो हमने विषय चुना अपने हिसाब से, उन्होंने कहा ठीक है, आप जहां आप जाना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से जाइए। उस जमाने के अंदर, जिस वक्त की मैं ये बात कर रहा हूँ, 67-68 की, 68 में मैं पहली मतलब मैं छात्र था पहले वर्ष का विश्वविद्यालय में। उस जमाने में जो एक पीयर प्रेशर था, जो स्कूल का जो एक प्रेशर था, वो ये था कि विज्ञान में ही जाना है, आर्ट्स में हम्म। नहीं जाना है। तो हमारे माता पिता जो थे वे हमसे हमें कोई उन्होंने इस तरह की बंदिश नहीं दी। जो हमने चुनाव किया, बड़े भाई ने चुनाव किया इंजीनियरिंग का, उनको वहां जाने दिया। मैंने चुनाव किया कि नहीं, मैं विश्वविद्यालय में जाकर रसायन शास्त्र पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे रसायन शास्त्र में मेरा डिस्टिंक्शन था और मुझे वो अच्छा लगता था। तो कोई दबाव क्या नहीं बात है। था। वे दोनों ही लोग जो थे, वे साहित्य में और कविता में इतने डूबे थे कि उनको और आगे की दुनिया जो थी वो के बारे में वो उनको हमारे ऊपर ही उन्होंने निर्णय सारे छोड़ दिए थे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने जब साहित्य में पहला कदम रखा, वो तो स्वाभाविक है कि पिताश्री माताश्री के सामने ही आपने वो कार्य करना शुरू किया होगा। तो सबसे पहले आपने क्या डिसाइड किया कि आप कविता से शुरू करेंगे? स्वाभाविक है। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरे माता पिता, बल्कि हमें तो ये भी कई बार अचरज होता है, आज भी होता है। मैंने अपनी माताश्री के अभी एक समग्र किया है, उनके लगभग 400 पृष्ठ की कविताएं हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता चला अपनी जिंदगी में कि मेरी माता जी ने 400 पेज की ये कविताएं कब लिख ली, क्योंकि हे हमने भगवान। उनको हमेशा अपनी गृहस्थी में ही व्यस्त होते हुए देखा। तो और मेरे पिताजी जो थे, वे दिन रात रेडियो और कविता और साहित्य में ही डूबे रहते थे। वे जब लौटते थे 7 साढ़े 7, तो उनके साथ 2-3 लोग हमेशा आते थे। कभी भी हमारे पास कोई ट्रेनिंग, अगर आप सोचें कि शायद उनको कोई ट्रेनिंग पवन माथुर को मिली होगी अपने माँ बाप से, उस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग, जब मैं विश्वविद्यालय में पहुंचा, तो मेरा उससे पहले ही मेरी जब स्कूलिंग थी, उसके अंदर मेरी रुचि थोड़ी सी साहित्य के लिए थी। और उसमें मैं एक छोटा सा एक संदर्भ देना चाहूंगा कि मैं जब 10वीं कक्षा में था, तो जालंधर के अंदर हमारा सेंट्रल स्कूल था। गैरिजन स्कूल उस जमाने में कन्वर्ट हुए थे, और जो यहाँ डीपीएस के बाद यहाँ प्रिंसिपल बने लुगानी जी, वो वहाँ के प्रिंसिपल थे जालंधर में तब। जी जी। और उन्होंने एक सेंट्रल स्कूल्स का एक एनुअल नाटक का फेस्टिवल हुआ करता था। तो उन्होंने हम लोगों को चुना और ये कहा कि भाई
कलिंग का राजकुमार, जो विष्णु प्रभाकर जी का नाटक था, वो नाटक खेला जाएगा और उसको हम लोग जो है दिल्ली लेकर चलेंगे। तो हुआ ये कि मैं कलिंग का राजकुमार था और मेरा एक और मित्र जो अब ऑस्ट्रेलिया में है और वो भी बहुत बड़ा साहित्यकार है, उसको अभी कैनबरा के अंदर उसकी पुस्तक पर ईयर ऑफ द बुक का अवार्ड मिला है, सुभाष जयरथ। तो हम दोनों लोग जो थे वो अशोक था, मैं कलिंग का राजकुमार था। अब हुआ ये कि जो कलिंग के राजकुमार की जो पंक्तियां थी वो बहुत छोटी छोटी थी, अशोक की जो थी वो ज्यादा प्रभावशाली और लंबी लंबी पंक्तियां थी। न जाने कैसे मैं एक दिन जब अपनी चीजों को रट रहा था तो रटते रटते मैंने अपनी पंक्तियों को अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, वो एक एक पैराग्राफ की हो गई। अब जब रिहर्सल जब उसका दोबारा से जब उसका एक प्रीलिमिनरी जाने से पहले जब वो हुआ वहां पर प्रिंसिपल के सामने, तो वो दंग रह गए, चौंक के देखते रहे, क्योंकि वो स्क्रिप्ट तो वो अलग हो गई बिल्कुल। वो स्क्रिप्ट ही नहीं रही जो स्क्रिप्ट जो थी, जो कलिंग के राजकुमार की थी। तो हुआ ये कि उस पूरे प्रोसेस प्रक्रिया में अशोक के बराबर की पंक्तियां मैंने गढ़ दी। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन न मुझे किसी ने कहा, मैंने अपने आप ही इसको कर लिया। तब से मुझे मेरे हिंदी के टीचर ने कहा कि तुमको जो है थोड़ा सा साहित्य भी लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और तब मैंने कुछ कविताएं लिखनी शुरू करी। मेरे पिताजी को पता ही नहीं था कि युववाणी में जब मेरी पहली कविता प्रसारित हुई, कमला जी उस वक्त प्रोड्यूसर थी, आप जानते होंगे, तो उनको मालूम नहीं था, कमला शास्त्री, तो उनको पता ही नहीं। जब वो ब्रॉडकास्ट हुई तब कमला जी ने बताया कि आपने सुनी नहीं, पवन ने कविता पढ़ी थी। कहेंगे मुझे मालूम ही नहीं कि पवन कविता लिखता। तो मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूं कि इसका जैसे आप किसी समुद्र के पास रहते हैं या आप किसी नदी के पास रहते हैं, तो तैरना कोई सिखाना वाला कोई ट्रेनर नहीं आता आपके लिए। क्या बात है, क्या बात आप है, नदी में अपने आप ही कूदते हैं, आप समुद्र में अपने आप ही नाव खींच ले जाते हैं, उन लहरों से जूझते हैं, और उस पूरे वातावरण से जो कुछ आपको मिल रहा होता है वही सब कुछ आपका दाय है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही पवन जी आपने। बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले हम आपकी रुचि समझेंगे कि कौन सी कविता आप कविता के बहाने में अपने मित्रों को अच्छा सुनिए, इस बीच में बहुत सारे हमारे मित्र जुड़ गए। रंजन पांडे जी जुड़ गए, रंजन पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए, बीएल आछा जी हमारे साथ हैं, अरुण कुमार पासवान जी हैं, डॉक्टर रमेश चंद्र शुक्ल जी हैं, जसवीर त्यागी जी भी हैं, भानु प्रकाश रघुवंशी जी भी है, अहमदाबाद से बसंत परिहार जी हैं, भारत बसंत जी बहुत बहुत प्रणाम। जी जी जी, ये बसंत जी को प्रणाम कर रहा हूँ। सुन रहे हैं आपकी बात। तो अब आप कविता, पवन जी कविता सुनाइए आप। हाँ, मैं एक कविता सुनाता हूँ। ये पुरानी कविता है काफी। आप समझिए कि ये कविता जो है ये मैंने ये लिखी होगी करीब जब मैं शायद 19-20 वर्ष का रहा हूँ। क्या बात है। सन 70 के आसपास। हुआ यूं कि ये 68 के अंदर वियतनाम जो वॉर थी वो बड़ी चरम पर थी, और मैंने एक बहुत ही छोटी बच्ची की, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक अर्धनग्न बच्ची की जिसकी की पीठ जल रही है, उस पर जल रही है, उसका एक फोटो जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्लैश किया था, और उससे मैं बड़ा उद्वेलित हुआ था। तो शायद मैंने ये 68 या 69 में एक कविता लिखी, मरते वियतनामी नागरिक का अंतिम पत्र। लेकिन ये इसलिए भी मैं सुनाना चाहता हूं क्योंकि इसके साथ एक संदर्भ इसलिए जुड़ा है कि ये कविता एक ही बार ऐसा अवसर आया जब मैंने अपने पिता के साथ मंच साझा किया हो। क्या बात है, क्या बात है। इस कविता को सुनाते वक्त मेरे पिताजी अध्यक्ष थे, और हुआ यूं कि रामदर्श मिश्र जी सन शायद 70 के आसपास, 69
1970 में वो जो MA हिंदी का जो सांध्यकालीन सत्र था, उसके साहित्य सभा के वो शायद कन्वीनर या कोऑर्डिनेटर थे। उन्होंने एक टैगोर जो हमारा यहाँ एक हॉल है छोटा सा दिल्ली विश्वविद्यालय में, उसके अंदर एक सांध्य की काव्य गोष्ठी रखी, उसमें पिताजी अध्यक्ष बुलाए गए। तब तक वो मेरी भी कविताओं से परिचित हो गए थे रामधीरज जी, क्योंकि मैं कई कविता प्रतियोगिताओं में जाता था विभिन्न कॉलेजों के अंदर। उन्होंने मुझे भी उसमें सम्मिलित करवाया। बहुत सारे लोगों ने उसमें कविताएं पढ़ी, एक आध नहीं, कई लोगों ने, उसमें मैं भी था। इसलिए भी मैं इस कविता को आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि ये कविता जो है मेरी एक बड़ी स्मृति से जुड़ी हुई है। बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है पवन जी। जी। मरते वियतनामी नागरिक का अंतिम पत्र। क्या बात। नहीं, फिर नहीं एक और मुर्दा चीरफाड़ संधि पत्रों की। नहीं, फिर नहीं एक और मुर्दा चीरफाड़ संधि पत्रों की। फिर नहीं छलनी देहों की दिखावटी मरहम पट्टी नेपामों से पहले की। उन दिनों क्या बात है, यूएस नेपाम बम इस्तेमाल करता था, जिस बम के टुकड़े जो थे वो लोगों के शरीर पर चिपक जाते थे और कैसी मौत होती होगी आग लगते लगते। फिर नहीं छलनी देहों की दिखावटी मरहम पट्टी नेपामों से पहले की। नहीं फिर मरघटी शांति बारूद बिछाने को, आदमी को जानवर भी न रहने देने को। नहीं चाहिए हमें सिद्धांत, नहीं चाहिए हमें सिद्धांत, न उम्दा तर्क। भूख 10 वर्षों से मर चुकी, बस हमें तो हमारा आकाश लौटा दो। बस हमें तो हमारा आकाश लौटा दो। एक छोटा सा खुला आकाश जो किसी शर्त से आतंकित न हो। महसूस करने दो, हाँ महसूस करने दो कि बारूद से अलग भी कोई गंध होती है। वाह वाह वाह, महसूस करने दो, हाँ सिर्फ महसूस की बारूद से अलग भी कोई गंध होती है। तिरने दो हमें स्वतंत्र, आदमी भर होने की संभावना जी लेने दो। चिथड़े हो जाने से पहले देखो समेट लेने दो आंखों में प्यार भरा कोई स्वप्न। चिथड़े हो जाने से पहले देखो समेट लेने दो आंखों में प्यार भरा कोई स्वप्न। पलीता लगाने से पहले छू भर लेने दो अपने को। झुलसाने से पहले याद भर कर लेने दो कुछ नाम, जंगल, हवा, मिट्टी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैं कविता को, ये थोड़ी सी और है, ये मैं इसको छोड़ता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरा कविता से जो संदेश है, जो एक युद्ध के विरुद्ध, जो एक तरह से जो मुझे उस वक्त 20-21 वर्ष की उम्र में जो मैं बहुत जबरदस्त कविता है। अब आप 20-21 वर्ष की उम्र में अगर आपने इस संवेदनात्मक धरातल की भूमि की कविता लिखी, वाह वाह वाह, क्या बात है। यानी माथुर साहब का और माता जी का प्रभाव तो बहुत आ गया था आपके ऊपर, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जब आप पढ़ रहे थे मुझे माथुर साहब बहुत याद आ गए, क्योंकि मैंने कई बार माथुर साहब के साथ मंच साझा किया है। जब दिल्ली में कुछ कवि सम्मेलन होते थे तो और उनका जो स्टाइल हुआ करता था कविता सुनाने का, तो आप में मुझे आज माथुर साहब के दर्शन हुए, मैं सही कह रहा हूँ। ये रहे माथुर साहब। साहित्य अकादमी के लिए मैंने रचना संचयन किया है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। और इनकी हंसी जो होती थी, और मुझे कहते थे उपेंद्र सामने आ जाओ और ये मेरी कविता सुनो। आए है, क्या बात है।
और मुझे बहुत उनका आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त हुआ है, इसमें जी कोई जी संदेह जी नहीं। जी मैं आज भी उनके चरणों का स्पर्श करता हूँ, उनका सादर जी। नमन करता हूँ। तो अरे फिर नहीं, मैं बहुत सारी एक एक बात जी, इसमें जी, जोड़ दूं, एक बात जोड़ दूं जी। कि जब माइक्रोफोन के ऊपर और टेलीफोन पर अक्सर लोग कहते थे क्या माथुर साहब बोल रहे हैं, तो मेरी अरे आवाज क्या बात है, क्या मेरी बात है, मेरी क्या बात आवाज उनसे काफी, माइक्रोफोन वॉइस जो थी रेडियो पर भी, वो मेरी उनकी आवाज से काफी मिलती थी। लेकिन जो स्टाइल भी है थोड़ा शब्दों को गढ़ने का और पढ़ने का, वो मेरे ऊपर छाप पूरी है एक तरह से उनकी। हालांकि वो जिस तरह से कविता गढ़ते थे वो बिल्कुल एक अलग एक तरीका था। वो जिसे कहते हैं जो है प्राइमरी मीनिंग्स के अलावा वो कविता में सेकेंडरी मीनिंग्स भी भरते थे, जो क्या कि बात है। एक बड़े कवि का काम होता है। नहीं, नहीं, सही तो बात है, बिल्कुल। मैं उस तरह की कविता नहीं लिख सकता हूँ, या शायद नहीं लिख पाऊँ, तो शायद लिख पाऊँ आगे चलकर। लेकिन मेरा मेरा एक अलग तरीका था, लेकिन जो जो प्रेजेंटेशन है वो शायद मेरे ख्याल से वो पिताजी का ही मेरे ऊपर पूरी छाप है। नहीं, कोई बात नहीं, वो तो आशीर्वाद स्वरूप आपको मिला है। और जी वैसे भी कविता लिखने में, कविता रचने में माथुर साहब का कहा जाता था ना, ये गिरजा जी। कुमार माथुर का मुहावरा है कविता में। तो जो हाँ। अपना इडियम होता है कविता का, जो पोइट्री का अपना इडियम होता है, मुहावरा होता है, उनका हाँ तो हाँ। अपना अलग था, वो तो उसमें कोई बिल संदेह नहीं है। और जी निश्चित रूप जी। में चूंकि आप उसी वातावरण में पले बड़े, जन्म लिया आपने, तो हाँ। प्रभाव तो थोड़ा बहुत रहेगा, उसमें कोई नहीं नहीं, बुरी बात तो नहीं और है। क्यों जी, नहीं नहीं, मैं ये कहता हूँ कि क्यों ना रहेगा, मैं पुत्र हूँ भाई उनका। सही मैं सही बात उनको, है। मेरे लिए तो ये एक गौरव की बात है कि मैं उनकी उनकी आवाज या उनके उसको जो है, उनके जाने के बाद भी अगर उपेंद्र भाई को लगता है कि माथुर साहब का की छाप मुझे मिल गई, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मैं अभी भी उनको आप तक पहुंचा रहा हूं अपने माध्यम से। क्या बात है, क्या बात है। मैं पुनः उनका सादर नमन करता हूँ, मुझे उनकी बहुत जी याद आती है। और जी आकाशवाणी में तो हम खूब मिलते थे। अच्छा, ये जी। बताइए कि आपका जो पहला संग्रह है, वो है जो हम्म। वैसे साझा संग्रह के रूप में आया है, नहीं, जो मेरा वो मेरा जो मेरा मेरा जो एक एक मूल संग्रह आया, वो एक शब्द है मेरे पास, जी, 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 ये है। जी। क्या बात है, वाह वाह वाह। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया, एक देख शब्द रहे हैं सर। है मेरे बहुत अच्छा, पास। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत ये बढ़िया। तो इस 2001 में आया उससे। अच्छा, हम लोग देखिए क्या है कि जो विज्ञान के जो छात्र होते हैं, और जो या जो शिक्षक होते हैं, और जो रिसर्च में रहते हैं, उनकी सारी एनर्जी और क्रिएटिविटी जो है वो रिसर्च में खप जाती है। तो हालांकि मैं जो है बहुत टाइम से लिख रहा था, लेकिन मेरा संग्रह इतनी देर बाद आया क्योंकि मेरे पास वक्त ही नहीं था। मैंने जो पहली कविता सुनाई 70 के आसपास की लिखी हुई, 69 की, और संग्रह मेरा 2001 में मैं निकाल पाया। तो उसकी वजह ये है कि जब जब जो रसायन शास्त्र में या जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जो रिसर्च में होते हैं, उनको रोज कुआं खोदना होता है। जो उनके छात्र होते हैं, 10 छात्र या 15 छात्र या 8 छात्र, रोज एक रिएक्शन फेल होता है, 5 रिएक्शन फेल होते हैं, आपको नए सिरे से फिर से सोचना पड़ता है, फिर से उसमें पूरी अपनी आत्मा झोंकनी होती। तो आप एक ही जगह अपनी सृजनात्मकता का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप साहित्य में कर लें या फिर आप रसायन शास्त्र में कर लें। तो मेरा जो है ज्यादा से ज्यादा वक्त जो था वो रसायन शास्त्र की लैब्स में गया, पढ़ाने लिखाने में गया, पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग के अंदर गया, पीएचडी प्रोग्राम्स में गया। तो इस वजह से साहित्य थोड़ा पिछड़ गया। अब मैं दोबारा से साहित्य में फिर से आया हूं जब मैं सेवानिवृत्त हो गया हूं। क्या बात है। वैसे भी आप रसायन शास्त्र में आपने पीएचडी किया है, डॉक्टरेट किया है, तो साथ में साहित्यकार है, तो आपकी कविता कुछ अलग तरह की है, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो साइंस, मैंने भी साइंस ग्रेजुएशन किया है,
लेकिन साथ में कविताएं भी। तो लोग कहते थे कि कविता में उस तरह से एक अलग तरह की खुशबू आती है, अलग तरह की उसमें सुगंध होती है कविता में। तो अच्छा ये बताइए, माथुर साहब के जब निकट आप होते थे, उनके साथ बैठते थे, उनके जो मित्र, कवि मित्र, साहित्यकार मित्र की उनकी गोष्ठी होती थी, तो विशेष रूप से किनका ज्यादा आपका सानिध्य, आपके साथ सानिध्य रहा? नहीं, मेरा सानिध्य देखिए, मैं हम लोग एक तरह से आप ये मानिए कि हम उनसे इस मामले में कट ऑफ थे। वो उनका अपना एक साहित्य का संसार था। हम लोग पुत्र होने के नाते हम तीन भाई हैं। अमिताभ मेरा छोटा भाई है, अशोक जी अब नहीं रहे, लेकिन हम लोग जो थे वो एक तरह से साहित्य से या उनकी दुनिया से हम बहुत कट ऑफ थे। हम उनकी गोष्ठियों में बैठते नहीं थे। बहुत लोग आते थे, उनसे मिलते थे, कई बार लंबी बातचीतें भी होती थी, काव्य पाठ भी होता था, लेकिन हम सुनते थे सिर्फ। हम श्रोता या दर्शक ही होते थे, हम इंटरेक्ट नहीं करते थे। तो वो इंटरेक्शन हम लोगों को उस तरह से नहीं हुआ। बाद में जब मैं थोड़ा बहुत साहित्य में, लेखन में मैं लिखने पढ़ने लगा और मेरा थोड़ा लोग मेरे नाम जानने लगे, तो मुझे लोगों से मिलना जुलना हुआ। जैसे जगदीश चतुर्वेदी से मिलना हुआ, उनसे बैठ के बातचीत हुई, या कैलाश वाजपेयी जो कि पापा जी के बहुत ही मतलब उनको मानने वाले लोगों में से थे, उनके साथ मेरी कई बार बातचीत हुई, उनके साथ मैंने कविता। तो मैंने इंडिपेंडेंटली गिरजा कुमार माथुर के सहारे मैंने लोगों से नहीं मिला हूं। मैं पवन माथुर अपनी तरह से मैं लोगों से मिला हूं, जो भी साहित्यकार जिनसे भी मैं मिला। वैसे और बीएल जो आशा कुछ जी ने, मैंने बीएल सीखा। आशा, सुनो पवन जी, बीएल आशा जी ने बहुत अच्छा कमेंट दिया आपके लिए। जी जी उनका जी जी कहना है कि आपके भीतर के भाव रसायन जी। शास्त्र से दबे नहीं रहे। अरे क्या बात वाह है, वाह। बहुत बढ़िया, बहुत। बहुत आशा बहुत जी तो धन्यवाद। हमारे बहुत हमारे धन्यवाद हमारे अच्छा जी। जी वरिष्ठ परम मित्र हैं। बहुत हाँ अच्छा हाँ है उनका, बहुत स्वभाव भी बहुत अच्छा है। तो जी। अच्छा, अब कौन सी कविता आप सुनाने, हाँ मैं, क्योंकि कविता, आपकी कविताएं हम मिस कर रहे। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एक कविता और मैंने इसमें से निकाल के रखी हुई है। ये भी थोड़ी जी पुरानी कविता है, लेकिन ये भी आपको उतनी ही पसंद आएगी जितनी पहली आई थी। नहीं, देखिए और मैं समझता हूँ कोई कविता पुरानी या नई नहीं होती है, कविता तो कविता हाँ, होती है। कविता जो है कविता ही होती है, और अगर वो कविता इतनी समकाल से जुड़ी हुई हो कि वो आगे 20 वर्ष के बाद सुनाई ना जा सके, तो उस कविता का फायदा क्या हो। तो ये जो कविता है, ये एक तरह से एक प्रेम पत्र की तरह से, या प्रेम गीत कहें, या जो भी कहें आप, क्या बात है, उस क्या बात तरह है, से क्या है बात। ये। और इसका भी एक संदर्भ है। सन 75-76 में ये कहीं कॉमन किसी गोष्ठी के अंदर इस कविता का पाठ हुआ। कुबेर दत्त उस जमाने में आए हुए थे, वो दूरदर्शन के लिए पत्रिका कार्यक्रम करते थे। उन्होंने इस कविता को सुना और मेरे से कहा कि ये मुझे दे दो, मैं अगर संभव हुआ तो मैं इसकी एक विजुअलाइजेशन करके मैं पत्रिका कार्यक्रम में एक 2-4-5 मिनट का अंश लगाऊंगा। तो मैंने दे क्या दी। बात है। और उस कविता का उन्होंने जब वो टेलीकास्ट हुई, तो उन्होंने मुझे, जाहिर है कि मुझे बुलाया, मुझे उन्होंने पढ़वाया, और विजुअल्स जो थे वो फिर उन्होंने उसके ऊपर ओवरलैप कर दिए। लेकिन उन्होंने उसका टाइटल बदल दिया। कविता का टाइटल कुछ और था, मिलता जुलता था, लेकिन उन्होंने मेरी कविता की पंक्ति का ही एक टाइटल रख दिया, और इस कविता का टाइटल कुबेर जी का रखा हुआ है, अरे क्या बात है। शब्द शब्द महल। वाह वाह वाह, क्या बात है। शब्द महल। मैं तुम्हारा जिक्र भर कर सकता हूं। मैं तुम्हारा जिक्र भर कर सकता हूं, क्योंकि मेरी काबिलियत सिर्फ शब्दों तक है। मैं तुम्हारा जिक्र भर कर सकता हूं, क्योंकि मेरी काबिलियत सिर्फ शब्दों तक है, और मेरे सभी शब्द तुम पर छोटे हैं। और मेरे सभी शब्द तुम पर छोटे हैं। मैंने जब भी कभी
तुम्हारी याद के बहाने तुम्हारे प्यार को गढ़ना चाहा मैंने जब भी कभी, तुम्हारी याद के बहाने तुम्हारे प्यार को गढ़ना चाहा है। मुझे हर बार ऐसा लगा है मानो मैंने किसी मचले हुए बच्चे की मासूम शरारत को रंगों में भरना चाहा। है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, किसी बहुत सुंदर। मचले हुए बच्चे की मासूम शरारत को रंगों में भरना चाहा हो और मेरे सभी रंग किसी आकारहीन रचना में बिखर गए हों। वाह वाह मैं वाह। तुम्हें मैं तुम्हें और अपने आप को इस बात का कैसे यकीन दिलाऊं, मैं तुम्हें और अपने आप को इस बात का कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम हर बार मुझे बुखार की हल्की रमक सा सराबोर कर जाती हो। क्या बात है, वाह वाह बुखार वाह, की बहुत सुंदर। हल्की रमक सा सराबोर कर जाती हो कि जब भी कभी मैंने तुम्हारे देह के ताप को शब्दों में संजोना चाहा है, मेरे शब्द महल पिघल जाते हैं। वाह वाह वाह। कितनी बार मैंने तुम्हें उचट गई नींद की बेचैन करवटों में याद किया है। कितनी बार गर्म सांसों के बीच मैंने तुम्हें पहली बारिश की बौछार सा अपने होठों पर महसूस किया है। तुम वाह मेरी वाह, हर उदास शाम के चेहरे को थपकती हुई अजनबी गंध वाली हवा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम मेरी हर उदास शाम के चेहरे को थपकती हुई अजनबी गंध वाली हवा हो कि मैंने जब भी कभी तुम्हें याद किया है, मुझसे कविता रची नहीं जाती। यह मिट्टी तुम्हारी सौंधी आंच छिपाए हुए, ये बुरूस गुल्हड़ गुलमोहर तुम्हारे चेहरे के सुर्ख अक्स लदे हुए, ये बिछलती हुई धूप तुम्हारे मन की, काश कि मैं तुम्हें किसी शब्द चित्र में बांध पाता, काश कि कोई बिंब होता जो तुम पर पूरा उतरता। वाह कितनी वाह वाह, बार कितनी बार मैंने तुम्हें नदी की हिलोर सा महसूस किया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है, धन्यवाद क्या बात है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया पवन जी, बहुत अच्छा। तबीयत खुश हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता। चलिए। क्या बात है। तो बहुत सारे मित्र और आशा कौल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, विकेश जी जी निझावन जी और सुभाष प्रेमी जी, महाराज किशन भरत जी जम्मू से, विजय संदेश जी, शरद माथुर जी और अच्छा। महेंद्र कुमार साहू जी, विक्रम जयाल जी, निर्देश निधि जी, पूनम शर्मा जी, प्रेमदा अरे वाह पांडे जी, बहुत। रंजन पांडे जी, बहुत सारे। अरे, बहुत बढ़िया। आवाज चली गई। उपेन जी हाँ, आवाज। नहीं हाँ। नहीं, बिल्कुल हम सामने हैं। अच्छा अच्छा, साथ ही हैं, चलिए। हाँ, हम आपके सामने हैं, बिल्कुल। अच्छा। मैं तो सबको फिर इस मेरा तरह से प्रणाम, आपका सबको मेरा प्रणाम। जी जी। तो फिर इस तरह से आपकी काव्य यात्रा चलती रही और गद्य की तरफ कैसे आना हुआ आपका? जी हाँ। किसकी तरफ? गद्य की जी तरफ। तो जी जी गद्य की तरफ, गद्य भी मैं लिख रहा था उस जमाने में, जब मैंने मैंने कुछ चिटपुट लिखना शुरू। समीकरण तो एक हम लोगों का सम्मिलित संग्रह था, और वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि देखिए उसमें अचला शर्मा थी, आप जानते होंगे, बीबीसी लंदन जो चली गई। भी हमारे हमारे तो आकाशवाणी की वो मित्र थी, बिल्कुल। आकाशवाणी की थी पहले, फिर बीबीसी लंदन चली गई। वो जी उस जी वक्त जी। हम लोगों के साथ थी, लेडी श्री राम कॉलेज की छात्रा थी। और उसमें अर्पिता अग्रवाल थी जो भारत जी की बेटी थी, भारत भूषण अग्रवाल जी की बेटी थी। उसमें प्रेम जन्मेजय थे जो बहुत ही अब आज के वरिष्ठ व्यंगकारों में से एक हैं। विजय सुषमा थी जो करण सिंह चौहान की पत्नी थी। और उसमें सुरेश ऋतुपर्ण थे जो कि आज व्यास सम्मान के डायरेक्टर या बिरला फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। तो हम सब लोगों का ये एक सम्मिलित गद्य में, मैंने शुरू से भी मतलब थोड़ा सा गद्य लिखा है। बाद में लेकिन बीच में मैंने कुछ कहानियां जनसत्ता को भेजी, और वे कहानियां एक के बाद एक छपती ही गईं। कम से कम नहीं तो 4-5 कहानियां जनसत्ता में छपी।
और वो कहानियां जब लोगों के बीच में गईं, तो जैसे विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी छोटी छोटी कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, तो मुझे प्रोत्साहित हुआ मैं। और इसी प्रकार और मित्रों ने कहा कि नहीं, ये कहानियां जो हैं ये कुछ अलग तरह से तुम इसको ढालते हो, इसको तुम्हें लिखना चाहिए और भी चीजों के लिए। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा गद्य में आया। और लेकिन आलोचना भी मैं लगातार करता रहा था। और पश्यंती उस जमाने में प्रणव कुमार बंदोपाध्याय निकालते थे, जी जी तो जी उसमें जी 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 दो तीन चार अब उन्होंने मेरे इश्यूज के अंदर मेरे आर्टिकल्स उसमें दिए थे। तो गद्य भी मेरे साथ साथ चल रहा था, कविता के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि गद्य नहीं था, गद्य भी साथ साथ था। लेकिन वो अब जैसे कि अब मैं जैसे फ्री हुआ, तो ये एक तो ये पुस्तक संभव जी जी होने मैं इसका जिक्र करना चाह रहा था। चाहते थे। अच्छा तो हाँ, इसके जी बारे में आप बताइए। जी। तो ये जो पुस्तक है, ये मैंने ये असल में ये मेरे बहुत वर्षों से जो मैं पढ़ रहा था, वो सब कुछ इसके अंदर है। एक तरह से इसकी जो अगर आप अनुक्रम देखेंगे तो एक बड़ा ही बड़ा विस्तार है। इनफैक्ट राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने इसके ऊपर अपने ब्लॉग में एक पूरा एक रिव्यू दिया है इस पुस्तक के बारे में। उन्होंने यही कहा है कि इसमें बहुत बड़ा एक विस्तृत फलक लिया है पवन माथुर ने। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पहले तो कोई गद्य किताब लेके नहीं आया। बाद में जब मुझे वक्त मिला सेवानिवृत्त होने के बाद, तो ये कोरोना के दौरान जब टाइम और मिला, तो मैंने ये सारी चीजों को एकत्रित करके इनको रिफाइन किया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है वो ये कि ये भाषा, काव्य भाषा पर केंद्रित पुस्तक है, लेकिन जो भाषा के ऊपर जो विदेशों में ब्रेन इमेजिंग स्टडीज से जो जितना काम हुआ है, वो हिंदी में उसका प्रचार प्रसार बहुत नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ कि जब मैंने सेवानिवृत्त होने के बाद एक भाषा जो जो एफएमआरआई स्टडीज से जो भाषा के ऊपर जो चीजें नए 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 सिरे से नए तरह से आ रही थी, उनको जब जनसत्ता में भेजा और वो छपा, तो मुझे सूर्यनाथ जी ने उस वक्त कहा कि ये काम जो है तुम्हें बढ़ाना चाहिए एक तरह से। तो इसमें इस पुस्तक में कम से 3-4 आर्टिकल्स इस रूप में हैं कि ये भाषा को एक नए तरह से नए सिरे से खोलने की कोशिश है इसमें। क्या बात है। भाषा एक जो प्रश्न है इसमें, एक जो मेरे उसमें प्राक कथन में एक छोटा सा में प्राक कथन है, एक 1.5 पृष्ठ का। उसमें ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि भाषा, पहले तो यही तय करिए कि भाषा हमसे है या हम भाषा से हैं। तो इसको इस प्रश्न को खोला है कि भाषा तो हमसे ही है, क्योंकि अगर आपका मस्तिष्क का विकास जो है वो लाखों वर्षों के अंदर क्रमिक विकास या उन्नयन नहीं हुआ होता, तो आप भाषा सीखने के काबिल ही नहीं होते। आप ओरांग उटान या चिंपैंजी या बेबून तक ही रह जाते। तो ये जो क्रांतिक परिवर्तन जिसको हम भाषा कहते हैं, वो है तो हमसे ही, लेकिन इस भाषा के साथ जो हमको सृजनात्मकता की एक जादुई छड़ी मिल गई, उस छड़ी की वजह से हम जो हैं पिछले 40-50 हजार सालों के अंदर आज आपके सामने बैठकर हम एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं। तो क्या बात है, क्या बात है। जिस सृजनात्मकता की जो जादुई छड़ी थी, उसने हमको एक तरह से, हम ये कह सकते हैं कि अब आज जो हम हैं वो उस भाषा की वजह से हैं जिस भाषा के साथ सृजनात्मकता जुड़ी हुई है। और सृजनात्मकता सिर्फ जो है वो कविता, कहानी और साहित्य के संसार की नहीं है, पेंटिंग के संसार की नहीं है, वो टेक्नोलॉजी की भाषा भी है। तो मेरा ये इसमें विचार है कि हम भाषा को सिर्फ एक संकुचित तरीके से उसको डेफिनेशन न दे। उसकी परिभाषा जो है वो बड़ी व्यापक परिभाषा है, क्योंकि जो एल्जेब्रा की भाषा है वो भी भाषा है, और जो कैलकुलस की भाषा है वो भी भाषा है। और लीलावती का एल्जेब्रा आज से 10 मतलब शताब्दी पूर्व लिखा जा चुका था। ये अलग बात है कि वो हम लोग उसका इस्तेमाल आगे तक नहीं कर पाए।
नहीं कर और पाए, सही बात। यूरोपीय जो चिंतन था वो हमारे लिए आगे आता चला गया। लेकिन भाषा ही जो है वो आपको अंततः एक ऐसे प्रत्यय मतलब वैचारिक कॉन्सेप्ट्स की ओर ले जाती है जो कि फिर टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होते हैं। तो इसलिए भाषा को एक मैंने बड़े व्यापक तरीके से देखा है। ये इसमें एक मूल बात है और बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर जुड़ी हुई। ये बहुत विस्तार से आपने इस पर कार्य किया है, तो आपको बधाई भी है। आपको अभी पिछले दिनों एक पुरस्कार की घोषणा हुई है। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो तो चलिए ठीक है, लेकिन इस पुस्तक पर अजस्र धारा पर मध्य प्रदेश राजभाषा प्रचार समिति ने नरेश मेहता वाङ्मय सम्मान दिया था, ये 24 में मार्च में, जो कि मुझे लगता है कि मेरे लिए और उत्साहवर्धक है कि मैं इस तरह की किताबों को और आप लोगों के बीच में ला सकूं। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। हमारी जी शुभकामनाएं आपके साथ है, और जितने भी मित्र जुड़े हैं आपको बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। नलिनी जी दयाल जी हमारे साथ जुड़ी है। हाँ ज्योत्सना सक्सेना जी हमारे साथ है, नमस्कार नलिनी जी। हाँ और ज्योत्सना सक्सेना जी हमारे साथ है। बहुत बढ़िया, जी बहुत सारे मित्र जी जुड़े हैं। पवन जी, एक और कविता हो जाए। कविता के हाँ बहाने बिल्कुल, बातचीत चलती रहेगी, लेकिन नहीं नहीं क्यों बातचीत के नहीं बीच क्यों नहीं। बीच में आपकी कविताएं चलती रहेंगी। हाँ डॉक्टर विभा सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं अच्छा अच्छा अच्छा, अभिनंदन करता हूं जी। चलिए विभा जी बहुत बहुत नमस्कार। ये थोड़ी सी अब ये बिल्कुल अब ये अब दूसरे अलग ढंग की, कुछ अलग तो ढंग नहीं कहूंगा, मतलब ज्यादा क्लोजर टू नाउ, मतलब जो टाइम्स हैं वो पुरानी कुछ छवियां थी। अब ये कुछ नई तरह से जो नई कविताएं मैंने लिखी हैं पिछले 4-5 वर्षों में, उसमें से एक दो कविताएं मैं आपको सुना आपका रहा हूं। स्वागत है। हाँ, ये कविता है ये मेरे शब्द। ये शब्द मुझे बहुत प्रिय है। एक शब्द है मेरे पास, मेरा संग्रह था शब्द बीज भी, उसके बाद एक मेरा मिला जुला एसेस का और उसका संग्रह था, और ये कविता भी, ये मेरे शब्द। ये शब्द कब मेरा साथ छोड़ जाएंगे क्या मालूम। ये शब्द कब मेरा साथ छोड़ जाएंगे क्या मालूम। ये शब्द जो चुपचाप चुराते ही चले जा रहे हैं मेरे सभी दिन रात पल क्षण, कब साथ छोड़ देंगे क्या मालूम। जाने किन स्वप्नों के पंखों पर बिठा, जाने किन स्वप्नों के पंखों पर बिठा, अनजान दहलीजों पर दहलीजें पार करते हुए यकायक कब अजनबी बन जाएंगे ये शब्द, वाह वाह। पहचानने से इनकार कर देंगे। कब अजनबी बन जाएंगे ये शब्द, पहचानने से इनकार कर देंगे। कब अपनी राह अलग पकड़ लेंगे क्या मालूम। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये शब्द कब कठोर और निर्दयी हो जाएंगे। ये शब्द कब कठोर और निर्दयी हो जाएंगे मालूम नहीं। क्रूरता के कवच ताने कब तहस नहस कर जाएंगे मासूम स्नेह के महीन धागों को, तहस नहस कर जाएंगे कब मासूम स्नेह के महीन धागों को। और कब ये शब्द प्यासे हो जाएंगे खंजर से, वाह और वाह कब वाह ये वाह, क्या बात शब्द है। प्यासे हो जाएंगे खंजर से, तलवार की नोक से टपकती धार से, जैसे हो गए थे अंतिम रात्रि भोज में जूडस के, या फिर भव्य रोम में ब्रूटस के। वाह वाह इतिहास ढोते ढोते घिसटते ये मेरे शब्द, इतिहास ढोते घिसटते ये मेरे शब्द, कब साथ छोड़ जाएंगे मालूम नहीं। जैसे छोड़ गए थे सत्य का
तीरों भालों घोड़ों रथों मुकुटधारियों पंचम स्वर के उद्घोषों के बीच छोड़ गए थे सनाके में द्रोण को। तेज दौड़ते रथ के पहिए की कील से ये शब्द कब निकल जाएंगे क्या मालूम। क्या बात है, क्या बात। तेज दौड़ते रथ के पहिए की कील से ये मेरे शब्द कब निकल जाएंगे क्या मालूम। किसी जो कोख में ही साथ छोड़ गए थे किसी चक्रव्यूह का राज खोलते खोलते कब अचानक खामोश हो जाएंगे किसी और व्यू रचना तहत। उन वाह निष्ठुर वाह। शब्दों का उन निष्ठुर शब्दों का क्या पता। कहाँ रखूं कहाँ रखूं प्यार और सद्भाव से भरे इन शब्दों को जो अचानक खतरनाक हो सर्प से फुफकारते हैं। कहाँ रखूं इन प्यार और सद्भाव से भरे शब्दों को जो अचानक खतरनाक हो सर्प से फुफकारते हैं। भलमनसाहत से भरे अभी अभी और फिर धूर्त हो जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात। भलमनसाहत से भरे अभी अभी फिर धूर्त हो जाते हैं। इन शब्दों का क्या पता कौन सा वह पात्र हो जिनमें हमेशा के लिए बंद कर सकूं इन अभिशप्त शब्दों को। कैसे इन्हें पुनः पुनः मान सकूं कि फिर कभी साथ न छोड़ पाए किसी और महारात्रि तक। बहुत बढ़िया कविता, बहुत ये अच्छी मेरे शब्द कविता, बहुत। वाह वाह ये वाह मेरे वाह। ये शब्द किस संग्रह में है आपकी कविता? ये संग्रह आएगा। ये मैंने ये बताया अभी कि ये आएगा। रीसेंट पोएम्स में से है। मतलब जी पिछले जी जी 3-4 वर्षों में 5 वर्षों में लिखी थी। जी जी। अभी ये संग्रह अभी वर्तमान तक आया नहीं। में आजकल किस विधा में आप कार्य कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई विधा में तो बिल्कुल बिल्कुल मैं कविता से बिल्कुल अलग विधा में काम कर रहा हूँ। जी जी जी। मेरा जो मेरी नेक्स्ट बुक है जो मैं समझता हूँ कि शायद पुस्तक मेले तक आ जानी चाहिए। उसके करीब 130 पृष्ठ तो टाइप हो चुके हैं, 2-3 और उसमें वो है पाश्चात्य कथा कथन थ्योरी और हिंदी कहानियां। हुआ यूं कि पिछले दिनों एक पर्सी लवक नाम के ब्रिटिश क्रिटिक रहे हैं आज से 100-125 साल पहले, और उन्होंने उस जमाने के जितने भी बड़े उपन्यासकार थे उनको पढ़ते हुए और उनको एनालिसिस करते हुए अपनी एक कहान थ्योरी नैरेटिव के ऊपर नैरेटिव डिस्कोर्स उन्होंने एक तरह से अपने बनाया। तो मैंने पिछले दिनों जब उनको पढ़ा तो मैंने कुछ मित्रों से पूछा कि हिंदी के भाई इसमें पर्सी लबक के आप लोग कितना परिचय। उन्होंने कहा नहीं, परिचय कम है, आप अगर आलेख लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने एक पार्ट में तो उनकी जो मुख्य टेनेट्स है पर्सी लबक के उनको रखा। बाद में मैंने 4 कहानियां ली। कफन 1936 की, ज्ञान रंजन की पिता जो 1965-66 की है, उसके बाद स्वयं प्रकाश की नीलकांत सफर करता है जो कि 80 के दशक की है, और उसके बाद राजेंद्र दानी की एक कहानी नमक जो कि 90-95 की। तो इस तरह से लगभग मैंने 50 वर्ष का एक स्कैन लिया जिसमें कि क्या बात कुछ है। प्रमुख जिनको हिंदी के प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं उनकी रचनाओं को लेकर, और फिर एनालिसिस किया कि पर्सी लबक ने जो 125 साल या 100 साल पहले लिखा था वो उसके टेनेट्स आज भी हिंदी कहानी में है या नहीं, और वो हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात निकली। वो आलेख पाखी में छपा और उसकी चर्चा हुई। तब से मुझे लगा कि पाश्चात्य कथा कहन को और खंगाला जाना चाहिए और हिंदी के पाठक को ये जितना मैं दे सकूं, और उसके बहाने मैं अब नई पुरानी और कुछ और चीजों कहानियों को खंगाल रहा हूं। जैसे इस्मत चुगताई की कहानी है दो हाथ, बड़ी गजब की कहानी है। कृष्णचंद्र जी की जी कहानी है महालक्ष्मी का पुल, बड़ी गजब की कहानी है। और भुवनेश्वर की कहानी भेड़िए है जिस पर बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया। तो इस तरह के और नए भी जो हम मेरे जो रचनाकार हैं उनकी भी मैं कहानियां ले रहा हूं। मैं समझता हूं कि इस पुस्तक को शायद मैं पुस्तक मेले तक ला सकूंगा। तो क्या अभी बात मैं है, बहुत। कविता से हट जी। के मैं फिर गद्य की ओर नहीं, जा रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण काम है, लेकिन कुछ कहानीकार मित्र आपसे नाराज भी हो गए होंगे जो इसमें नहीं आ पाए।
नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए क्या है कि ये मेरा ये एक इसमें डुअल पर्पस है। मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं कुछ सिर्फ एक सेलेक्टिव कहानीकारों को ले रहा हूं। मेरा पर्पस ये है कि उन कहानियों के माध्यम से मैं पाश्चात्य जो कथा कहें नैरेटिव के ऊपर जो डिस्कोर्स है उसको भी मैं आपके सामने ला रहा हूं। तो मेरा इसमें डुअल पर्पस है। मैं पाश्चात्य नैरेटिव डिस्कोर्स को सामने लाना और उसके बहाने कुछ हिंदी कहानियों की चर्चा करना। कोई नाराज नहीं होता है, वो सब लोग इसका स्वागत करते हैं कि भाई आपने ये लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई आपने 4 कहानियां किस आधार पे चुनी। मैंने कहा ये मेरा अपना चयन है। मैं कुछ मेरा भी अपना चयन होगा, जो कहानियां मुझे अपने हिसाब से ठीक लगेंगी। तो ये बहुत मेरा अच्छे नहीं समझ अधिकार में के साथ आपने ये बात कही, और ये तो जी पूरा अधिकार आपका ही है, क्योंकि आप जी कार्य कर रहे हैं इस पर। आपका जी ये काम आगे चलेगा, और उसी हिसाब से आपने कहानियों का और कहानीकारों का चयन किया है। जी तो जी जी इतना 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 अधिकार तो आपका है ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो जी जी जी। एक और कविता हो जाए पवन जी, उसके बाद फिर बातचीत हम जारी रखेंगे। अच्छा, एक और कविता अभी है हाँ गुंजाइश? सुना। अरे अरे सब, अच्छा। ये तो आपका ही मंच है, गुंजाइश तो बहुत है, कोई चिंता की बात नहीं है। जी जी। ये कहानी भी तो ये जो कविता है ये भी थोड़ी अलग सी है बिल्कुल, और ये भी मोर रिसेंट पोएम्स में से है। आपको लगेगा शुरू में ये पता नहीं कैसी कविता है, लेकिन ये फिर बदलती है जरा बीच में क्या जाके। बात है, क्या बात है। इसका टाइटल है लापता हैं वे कल से। क्या बात है, बहुत अच्छा लापता शीर्षक है। हैं वे कल से। ब्लॉक में सनसनी है, लापता हैं वे कल से। गली नुक्कड़ दुकान ठेला गाड़ी के पास उड़ती हवा के गुबार में लिपटे शब्द कह रहे हैं, पूछते फिर रहे हैं। अरे शनिवार को, कल ही तो, अरे आज दोपहरी ही, कुछ घंटे पहले ही तो। लापता हैं लेकिन वे कल से। क्या किसी धोखाधड़ी चोरी में तो नहीं? क्या किसी धोखाधड़ी चोरी में तो नहीं? कर्ज में डूबे तो नहीं? लंबी बीमारी से परेशान तो नहीं? भाग ली हो किसी और औरत संग? क्या बात है। या किसी ब्लैकमेलिंग के शिकार? क्या पता। बीवी बच्चे नाते रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी सब शक के घेरे में हैं। बीवी बच्चे नाते रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी सब शक के घेरे में हैं। लापता हैं वे कल से। घर से बेदखल वृद्धा आश्रम में भी नहीं। घर से बेदखल वृद्धा आश्रम में भी नहीं। शनाख्त न हो सकी लाशों में भी नहीं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। शनाख्त न हो सकी लाशों में भी नहीं। अस्पतालों के फ्रीजरों में सड़े भी नहीं। मेट्रो पहिए तले कूद चुके कुचले भी नहीं। रैन बसेरों गुंडे नशेड़ियों कोठों के बाहर अधमरा कर डाल दिए गए वहां भी नहीं। बमुश्किल ढूंढी जाने वाली गुमशुदा लोगों की फेहरिस्त में वहां भी नहीं। कहीं भी तो नहीं है वे, कहीं भी तो नहीं है वे। लापता हैं लेकिन कल से। ठीक वैसे ही जैसे रंगीन रोशनियों की चकाचौंध में गायब हैं अंधेरे। वाह 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 वाह, लापता क्या हैं बात है, वे कल से। क्या बात है, क्या। लापता हैं वे कल से। ठीक वैसे ही जैसे रंगीन रोशनियों की चकाचौंध में गायब हैं अंधेरे। क्या बात है, बहुत अंधेरे अच्छी कविता। अंधेरे जिसमें मरती है बंजर खेती। प्यासी होती हैं नदियां जहां सूख गई जमीन फपोलों की पपड़ी सी उचटती है।
भूख जहां बाज सा झपट्टा मार वाह लापता वाह। कर देती है, जहां भूख बाज सा झपट्टा मार लापता कर देती है उन्हें जो अंधेरे में थे। गायब हो गए हैं वे जैसे लुप्त हो रहा है इंसाफ। अरे वाह गायब वाह, हो गए क्या हैं बात है। वे जैसे लुप्त हो गया है इंसाफ। जहां ट्रक नीचे आ गई है इंसानियत, जहां ट्रक नीचे आ गई है इंसानियत और चीख गायब है अफसोस के अस्पतालों में, जहां विलीन हो रही हैं जिंदगानियां। चेहरों पर डिजिटल दृश्यों की मुस्कुराहट चिपकाए हुए, चेहरों पर डिजिटल दृश्यों की, चेहरों पर डिजिटल दृश्य बुलबुलों की मुस्कुराहट चिपकाए हुए, जहां दरअसल मर रही है संवेदना। हाँ हाँ कहीं हाँ। भी तो नहीं है वे, कहीं भी तो नहीं है वे। लापता हैं जैसे, लापता हैं जैसे, लापता है ऊष्मा का संस्पर्श जीवन के पृष्ठों से। वाह वाह वाह। लापता है जैसे, लापता है ऊष्मा का संस्पर्श जीवन के पृष्ठों से। दिन हफ्ते निकल गए, ब्लॉक में अब सनसनी नहीं है। दिन हफ्ते निकल गए, ब्लॉक में अब सनसनी नहीं है। हंसी ठट्ठा ठिठोली है, शब्द अब नग्न हैं। लापता वे ही नहीं है कल से, लापता हम्म। वे ही नहीं है कल से। शर्मसार होती पूरी पीढ़ी ही गायब हो रही है घरों, मोहल्लों, कस्बों, नगरों से धीरे धीरे। बहुत बढ़िया कविता, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या बताऊं मैं तो बहुत ही निशब्द हो गया हूँ। अरे इसमें नहीं। एकदम एक पूरे चित्र सामने आ जाते हैं, जी जिसको जी कहते हैं जी ना कि प्रवाह में ये कविता जब जा रही है तो हाँ एक 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 चित्र की परतें खुलती हैं जी और जी वो जी जो स्वयं अपना अर्थ बताती हैं। जी और जी इस कविता में संवेदना का एक क्रम है, एक रवानगी है, जी और जी किस तरह से आपको वो उसके भीतर 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 गहरी हम्म संवेदना में ले जाता है। तो क्या बात है, बहुत अच्छी जी कविता है ये। बहुत चलिए, अच्छी बहुत कविता है जिसको धन्यवाद, आपको मैं अच्छी समझता लगी। हूँ। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं समझता हूँ कि नहीं, और भी पाठक जनों को, सुनने वालों को भी अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी नहीं है नहीं, तो बहुत। जरूर उनको अब भी अच्छी मैं लगेगी। आपसे निवेदन करूंगा, कमेंट्स आपके लिए इतने बढ़िया आ रहे हैं तो बाद में आप उसका अरे उत्तर दे दीजिएगा। बहुत सारे मित्र अभी जरूर हमारे जरूर साथ, दूंगा, जरूर दूंगा। लगभग 20-22 मित्र हमारे साथ जुड़े हैं जो लगातार आप का ये जी कार्यक्रम जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं बहुत ही जी अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं उनके प्रति कि आजकल के इतने व्यस्त जी भरे जीवन में वो कार्यक्रम सुन रहे हैं। जी और जी। निरुपमा सिंह जी अब हमारे साथ जुड़ गई, वंदना माथुर जी लगातार अरे जुड़ी हैं, आशा जी बहुत 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 धन्यवाद बहुत आपका। आशा जी, धन्यवाद। डॉक्टर डॉक्टर विभा सिंह जुड़ी है हमारे जी साथ। आदर्श आदर्श गुलाटी जी कह रहे हैं बहुत अच्छा, जी बहुत जी बढ़िया। जी तो इस जी तरह से जी मुझे ये बताइए पवन जी, क्योंकि अब आप भाषा पर, आप गद्य पर, आप जो काव्य बोध है उस पर बहुत ही हम्म, गहरा अध्ययन कर रहे हैं। तो जी कविता कविता का वर्तमान और भविष्य आपको क्या लग रहा है? क्योंकि मैं ये प्रश्न क्यों उठा रहा हूं कि हम्म वर्तमान में आजकल के सोशल मीडिया में जहां पर अभी आपने कुछ भी लिखा और तुरंत सोशल मीडिया पर वो जो हमारे मित्र हैं, जो उसके पाठक हाँ हैं, जो उसके देखने वाले हैं, उनके पास चला जाता है। तो हम्म जब तक वो पुस्तक में आ जाता है या किसी पत्र पत्रिका में आता है, तब तक पानी बहुत बह गया होता है। वो उत्सुकता हम्म। जो है कि आप जी पुस्तक हाँ। हाथ में रख रहे हैं और पवन माथुर की क्या बात है, ये कविताएं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उपेंद्र रैना तो पहले पढ़ चुका है, वो मेरे सामने पहले ही सोशल हम्म मीडिया के माध्यम से आ गया है।
तो इसको पुस्तक में लेते हैं आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगा इस पर। जी जी जी। मेरी अभी ये जो कथा संचयन एक भी आया था जिसका हासिल नाम से, इसकी भी काफी चर्चा हुई है और नासिरा जी ने तो समकालीन भारतीय साहित्य में इस पर बहुत अच्छी टिप्पणी की है। इस पुस्तक के जब आई तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरी एक कोलीग, मेरे से जूनियर, जो कि स्वयं रसायन शास्त्र की शिक्षिका रही मिरांडा हाउस में, मैंने उसने उत्सुकतावश कहा कि नहीं मैं ये किताब लेना चाहूंगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें इसकी फोटो प्रतिलिपि भेज देता हूं। उसने कहा नहीं, मैं किताब खरीदूंगी क्योंकि मैं किताब की फील चाहती हूं। क्या बात है। तो मैं बड़ा ही, मुझे लगा कि इसका मतलब यह है कि आज भी जो वो पाठक साहित्य का पाठक नहीं है, लेकिन उसकी रुचि है पढ़ने में, वो रसायन शास्त्र की शिक्षिका रही और जिंदगी भर, अभी शायद नहीं जुड़ी होगी इस प्रोग्राम में किसी वजह से, क्योंकि उनके यहाँ दुर्गा पूजा वगैरह इस सब का कार्यक्रम भी चलते होंगे। लेकिन जो बात उसने मुझे उससे कही, उससे मुझे एक भरोसा हुआ, क्योंकि मैं स्वयं भी अभी तक इतना मैं नेट यूज करता हूं और हमारा जितनी रिसर्च है वो सारी इंटरनेशनल जर्नल्स में छपती है, और हम जितनी केमिकल एब्स्ट्रैक्टिंग हमें इंटरनेट के थ्रू मिलती है कहीं नहीं मिलती। लेकिन उसके बावजूद भी जब कोई भी मेरे मित्र मुझे कहानी भेजते हैं, जैसे आजकल मैं कुछ और भी लेखकों की कहानियां पढ़ रहा हूँ, योगेंद्र आहूजा जी की पढ़ रहा हूँ, अवधेश प्रीत जी की कहानियां पढ़ रहा हूँ, जयशंकर जी की कहानियां पढ़ रहा हूँ, तो मैं उनसे कहता हूं कि आप मुझे, वो कहते हैं कि हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देते, तो मैं कहता नहीं, मैं अभी भी कहानी प्रिंट लेके ही पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि देखिए जो टेक्स्ट है, आप वो भले ही उसको आप फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, लेकिन जब तक कि आप टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द नहीं पढ़ेंगे, तो आप उसके नुआंसेस, और जो मैंने पहले बात कही थी कि मेरे पिताजी प्राइमरी मीनिंग्स ही नहीं क्रिएट करते थे कविता में, वे सेकेंडरी मीनिंग्स भी क्रिएट करते थे। तो वो जो सेकेंडरी मीनिंग्स हैं टेक्स्ट के, वो आप नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे, वो मिस करते हैं हम, वो मिस करते हैं। इनफैक्ट जो 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 बाहर के बड़े बड़े क्रिटिक्स रहे हैं, पॉल दी मान एक उसमें बहुत ही बड़ा क्रिटिक रहा है अमेरिका का, जिसने कि ये कहा है कि क्लोज रीडिंग जब तक की नहीं है टेक्स्ट की, और उसने तो यहां तक कहा कि हर बार जब आप पाठ पढ़ते हैं तो वो एक कुपाठ होता है, आप फिर से पढ़ते हैं क्योंकि उसमें बहुत कुछ अभी और भी है। तो मेरा अपना मानना है, अभी तक तो यही मान रहा हूं कि टेक्स्ट जो है उसको आप सूचनार्थ आप भेज सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी हमको एक एडवांटेज दे रही है कि मैं अपनी कविता को वहां पर लोगों के बीच में, दसियों हजार लोगों के बीच में एक बार मैं उसको जैसे कहना चाहिए ओपन कर दूं। लेकिन जो किताब है, उसका जो टेक्स्ट है, उसकी जो सेकेंडरी मीनिंग, उसकी जो बहुल ध्वन्यात्मकता है उस पूरे टेक्स्ट की, वो आप शब्द, वाक्य और वाक्य दर वाक्य ही पढ़ के पा पाएंगे। बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने पवन जी। जब हम कोई भी पुस्तक हाथ में लेते हैं तो आप एक अलग तरह से महसूस करते हैं। उस पुस्तक की जो गंध होती है, उसकी जो खुशबू होती है, फिर उसके अंदर जो लिखा होता है, जब आप उसके मतलब निरंतर उसके भीतर में से गुजरते रहते हैं तो आपको एक अलग दुनिया दिखती है। एक अनुभव जो आपको होता है, वो पुस्तक के बगैर आप चाहे मोबाइल या लैपटॉप या अपने पैड से आप उसको देख लीजिए और पढ़ लीजिए, वो बात उसमें निश्चित रूप से नहीं होती है। इसमें कोई आप मिस संदेह करते नहीं हैं। है। मैं एक और भी बात कहना चाहता हूँ। अब मैं कई पुस्तकों को कहता हूँ कि वे पुस्तकें
मैं वैचारिक पुस्तकें ज्यादा पढ़ता हूँ, उपन्यास कहानी भी पढ़ता हूँ, लेकिन पाश्चात्य में वैचारिक जैसे कि एक किताब में जब मैं युवा था तो क्रिस्टोफर कॉर्डवेल की एक किताब होती थी, इल्यूजन एंड रियलिटी। मैं सोचता था कि ये इनएग्जॉस्टिबल किताब है, मैं कितनी बार इसको पढ़ता हूँ और फिर मुझे कोई नया विचार इसमें दिखाई देता है। उसके बाद जब मैं और थोड़ा सा मैं वो बढ़ा आगे पढ़ने लिखने में और वैचारिक तरह से ज्यादा सुदृढ़ हुआ, तो मुझे एक और किताब मिल गई, वन डायमेंशनल मैन, हर्बर्ट मार्क्यूस की, इनएग्जॉस्टिबल किताब। क्या बात आप है, उसमें फिलॉसफी और दर्शन और उसमें उसमें मतलब कि न केवल ये बल्कि राजनीति, बाजार, पता नहीं क्या क्या, इकोनॉमिक्स, उसमें छोटी सी किताब होने के बाद भी वो इनएग्जॉस्टिबल किताब लगती। तो किताब हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा एक्स्ट्रा आप अपने भीतर संजोए रखती है, इसलिए किताब की महत्ता को मैं सर्वोपरि अभी भी रखता हूं और मानता हूं मैं एक तरह से। बहुत महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं। अब मैं जी चाहता हूं कि आप अब कविता तो खैर मैं अंतिम नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक और कविता सुनाइए और उसके बाद फिर आज के इस कार्यक्रम को हम विराम देंगे। और नहीं, हमारे हम मित्र तो अब ये बताइए कि मैं छोटी सी कोई कविता पढ़ूं या मैं फिर एक लंबी कविता पढ़ूं? एक छोटी सी कविता पढ़िए, उसके बाद फिर छोटी सी एक कविता, छोटी सी बातचीत के साथ हम इसको कार्यक्रम का समापन करते उसको हैं। विराम, हाँ विराम देंगे इसको। जी हाँ, ये शब्द बीज मेरा संग्रह था, इसमें से जी जी। एक सीरीज ऑफ पोएम्स मैंने लिखी थी सन्नाटे को लेकर, तो उसमें से एक आज छोटी कविता पढ़ता हूं। आपका स्वागत है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविताएं हैं आपकी। ये थोड़ी सी लेकिन एब्स्ट्रैक्ट ज्यादा है। कोई बात नहीं। जी, एक कविता है, इसमें सन्नाटे का अंतराल। क्या बात है। तुमने समझा अंधड़ के बाद रुकी हुई हवा में अकेला तैरता हुआ पीला पत्ता है सन्नाटा। तुमने समझा अंधड़ के बाद रुकी हुई हवा में अकेला तैरता पीला पत्ता है सन्नाटा। और उस तुमने समझा बर्फीले तूफान के बाद थमे हुए आकाश से गिरता हुआ बर्फ का तिनका है सन्नाटा। वाह 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 वाह। किसी और तुमने समझा, किसी और तीसरे तुमने समझा कि बाढ़ के बाद ढह चुके मकान से पहली बार उठता हुआ नीला धुआं है सन्नाटा। वाह वाह वाह। बाढ़ के बाद ढह चुके कच्चे मकान से पहली बार उठता हुआ नीला धुआं है सन्नाटा। पर धूप को मालूम था कि रेतीले अंधड़, बर्फीले तूफान और सिर तक आते बाढ़ के पानी के बीच और बाद भी तुम्हारी थरथराती नब्ज थामे तुम्हारा साथ देता पास ही तो बैठा रहा सन्नाटा। असल में तुम्हारी हर धड़कन के बीच का अंतराल ही तो था सन्नाटा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता। सन्नाटे अच्छा, का अंतराल। कार्यक्रम समापन से पहले एक ये बात बताइए कि गिरजा कुमार माथुर जी की अभी कुछ कविताएं हैं जो अप्रकाशित हैं, जिस पर आप काम करेंगे अभी आगे? या शकुंत माथुर जी की तो आपने कह दिया, उनकी कविताओं का आपने। वो तो लगभग देखिए वो समग्र आ गया। अरे वाह, माता क्या जी का, बात है, क्या बात है, अरे वाह। इसमें उनके दूसरा सप्तक की कविताएं और उसके बाद उनके जो 3 संग्रह हैं, चांदनी चूनर,
अभी और कुछ, और लहर नहीं टूटेगी, ये सब 400 पृष्ठ में आ गया है। क्या और बात है, क्या बात पिताजी है। की अनछपी कविताएं बहुत कम हैं, हमको नहीं उनकी सारी फाइलें निकालने के बाद भी कुछ एक ही मिली हैं, कुछ इनकम्प्लीट सी हैं। तो मैं नहीं समझता कि अब हमारे पास कोई ऐसी सामग्री है, लेकिन उनके जी लेख हैं जरूर, जो कुछ संस्मरण हैं, जो कि अनछपे हैं, जो कि गद्य की जो उनका एक एक वॉल्यूम बनेगा, क्योंकि इनकी अब रचनावली के लिए मैं पूरी कोशिश में प्रयत्नशील हूँ कि जितनी जल्दी वो आ सके, तो वो उसमें उसमें गद्य के खंड में वो सब चला जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब जी अपने जो मित्र इतनी देर से हमारे पास 1 घंटा 15 मिनट से लगभग जुड़े हैं, जी उनके लिए जी 2 जी शब्द कहना चाहेंगे आप? मैं बड़ा बड़ा उपकृत हूं मैं एक तरह से, कि इतने इतनी देर तक आपने मुझे सुना, और मेरी कविताओं को सुनना ही अपने आप में, और उसका श्रोता पाना, वो भी 1.25 घंटे के लिए, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक आज का बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही अच्छा दिन बीता है आपके साथ, उपेंद्र जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा पवन जी। ईश्वर ने चाहा फिर मिलेंगे, फिर बातचीत जरूर करेंगे, आपकी बहुत सारी कविताएं जरूर सुनेंगे। और जरूर जरूर। मैं 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 एक लाइन मैंने एक मैंने कोट हल्का सा रखा हुआ था कि मैं अंत जी में ये जी जी, बोल दूंगा कि शायद जरूर जरूर। जमील की कोई एक गजल है, उसकी 2 पंक्तियां हैं। आपका स्वागत है। सच को भूल के हम सच को भूल के हम खुद को फिर दिखाएंगे ख्वाब, सच को भूल के हम खुद को फिर दिखाएंगे ख्वाब, सफर ये खत्म न होगा, सफर है, क्या जारी बात रहेगा। है, क्या बात। यानी निरंतरता है, जी आगे चलता जी रहेगा, जी फिर मिलते रहेंगे, फिर बिल्कुल बिल्कुल। गुफ्तगू होगी, फिर एक फिर दूसरे की ख्वाब मंशे, देखेंगे, फिर फिर ख्वाब ख्वाब देखेंगे। और ख्वाब देखेंगे। देखने के बाद ही जो हकीकत होती है वो जी सामने आ जाती है। बहुत जी बहुत जी। धन्यवाद आपका बहुत पवन जी। बहुत बहुत आप आभार। आपने जी जी, बहुत आभार आपका इस मंच पे आने के आमंत्रित करने के लिए, और बड़ी गर्मजोशी से आज बातचीत हुई हमारे बीच में। बड़ी बहुत बेतकल्लुफी बढ़िया, के साथ में बातचीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। जी, नमस्कार। मित्रों, कविता के बहाने कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित थे सुपरिचित कवि साहित्यकार प्रोफेसर पवन माथुर। और जो मित्र इस बीच में हमारे साथ जुड़े रहे, मैं पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन और साथ में आभार व्यक्त करता हूं कि इतना समय निकाल कर वे मेरे मंच के साथ, इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। मैं ये आशा करता हूं आगे भी इस तरह से मैं कोशिश करूंगा आपके समक्ष ऐसे प्रतिष्ठित कवि साहित्यकारों को यहाँ पर इस मंच के माध्यम से उपस्थित करता रहूंगा। आप जुड़ते रहिए, मेरा प्रोत्साहन करते रहिए और अपना साथ देते रहिए। नमस्कार। अब ये कार्यक्रम यहीं पर हम संपन्न करते हैं।